मेरा नाम रितेश है। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी एक ऐसी गलती की कहानी बताने जा रहा हूँ जो मैंने कई सालों पहले की थी। यकीनन आप लोगों को मेरी गलती पर बहुत गुस्सा आएगा। आखिरकार मेरी गलती ही कुछ ऐसी थी। मैं गांव का रहने वाला था। मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं था, या ये कहो कि मैं लावारिस था। जब से मैंने अपना होश संभाला था, ख़ुद को मैंने अपने छोटे से गाँव में पाया था। मेरे चाचा जी मेरे साथ रहते थे। चाचा जी का परिवार भी था। उनकी तीन तीन बेटियाँ थी और वह हमेशा परेशान रहते थे। मैं गांव में इधर उधर भटकता रहता था। मेरा ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। मैं अगर किसी के घर पर कोई काम बिगाड़ देता तो लोग मेरा हाथ पकड़कर मुझे मेरे चाचा जी के पास ले जाते और उनसे मेरी शिकायत लगा दिया करते थे। चाचा जी कहते, इसकी शिकायत मेरे पास क्यों लेकर आते हो? मैं तो पहले ही अपने कारोबार की वजह से बहुत परेशान रहता हूँ। ऊपर से बड़े भैया इसकी जिम्मेदारी भी मुझ पर डाले गए हैं। मुझसे इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाई जाती। इतनी महंगाई के दौर में मैं अपने परिवार को कैसे कैसे पाल रहा हूँ, यह मैं ही जानता हूँ। अब गांव के लोग चाचा जी से ही कहते थे कि तुम कैसे आदमी हो, यह तुम्हारा भतीजा है, तुम्हारे परिवार का हिस्सा है, तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए, इसकी परवरिश बिल्कुल अपने बच्चों की तरह करो। मगर चाचा जी थे कि मुझसे नफ़रत करते थे। कभी उन्होंने मुझसे ढंग से बात तक नहीं की थी। मैं इधर उधर भटकता रहता तो लोग मुझे अपने घर का बासी खाना खिला दिया करते थे। चाची तो मुझे एक वक्त की रोटी तक ना देती थी। बचपन में किसी से शिकायत नहीं कर सकता था क्योंकि मैं उस वक्त बहुत छोटा था, इसलिए ज़्यादा कोई जानता भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मैंने होश संभाला वैसे वैसे ही मुझे हर अच्छी बुरी बात की समझ होने लग गई थी। उसके बाद मुझे पता चला कि आखिर ये लोग मेरे साथ क्या क्या करते हैं। मेरी उम्र 14 साल की हो गई थी जब एक दिन चाचा जी ने तंग आकर मुझे शहर भेजने का फ़ैसला कर लिया था। मैं शहर नहीं जाना चाहता था। आखिर वो मुझे शहर क्यों भेजना चाहते थे यह तो मैं नहीं जानता था, मगर जो लोग मुझे शहर लेकर जाना चाहते थे उन्होंने चाचा जी को काफ़ी सारे पैसे दिए थे। चाचा जी इन पैसों को लेकर बहुत खुश हो गए थे और उन्होंने उन लोगों से कह दिया था कि कल इसे अपने साथ ले जाना। यह सुनकर तो मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया था। मैंने कहा था कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मगर चाचा जी ने मेरी एक न सुनी और वो जिद पर अड़ गए। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चाचा जी क्या करना चाहते हैं। जब मैंने रात को चाचा और चाची को आपस में बात करते हुए सुना, वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि रितेश को कल शहर भेजने के बाद हमारी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। जिस बंगले में हम उसे नौकरी करने के लिए भेज रहे हैं वहाँ से यह हमें हज़ारों कमा कर दिया करेगा। हम लोगों के फिर तो मज़े हैं। मैं तभी उनके सामने चला गया और मैंने कहा कि मैं शहर नहीं जाऊँगा। आप लोग मुझे अपने आप से अलग करना चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं वहाँ काम करूँ। मैं वहाँ अकेला नहीं जाऊँगा। चाचा जी कहने लगे, तो क्या मैं तेरे साथ वहाँ लटक कर जाऊँ? तेरी उम्र 14 साल की हो गई है और ना जाने कब से हम तेरा खर्चा उठा रहे हैं। तेरे पिता तो तुझे हमारे हवाले करके चले गए। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि इस महंगाई के दौर में उनका भाई कितनी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा है। अब तुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मैंने कहा, चाचा जी लेकिन मुझे अपने आप से अलग तो मत करो। चाचा जी कहने लगे, चुपचाप से शहर जाओ और काम करो। सारा सारा दिन गाँव की गलियों में आवारागर्दी करता फिरता है। आखिर हम कब तक घर में तुझे बिठाए रखेंगे? बस घर में रह रहकर मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। शहर जाएगा तो तुझे भी पैसे मिलेंगे और हमारी भी कुछ परेशानियां हल हो जाएगी। कुछ समय बाद तो जवान हो जाएगा। बता, तेरी देखभाल कौन करेगा? मेरी लाख रिक्वेस्ट करने पर भी चाचा और चाची ने मेरी कोई बात न सुनी थी और फिर अगले दिन उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे उस आदमी के हवाले कर दिया था जो मुझे शहर लेकर जाना चाहता था। 14 साल की उम्र में भी मासूम बच्चों की तरह रो रहा था क्योंकि मैं अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। गांव में मैं भले ही मेरे साथ गलत व्यवहार होता था लेकिन मुझे सब कुछ मंजूर था। खैर मैं शहर आ गया था। चाचा जी का दोस्त मुझे अपने साथ एक बड़े से बंगले में ले आया था। वह आदमी अपना कामकाज करना शुरू कर दिया। शायद वह उसकी नौकरी पहले से ही तय थी। वो मुझे अपने साथ इसलिए लेकर आया था कि मैं भी उसकी काम करने में कुछ मदद कर दिया करूँ और वो मालिक से मुझे भी पैसे दिलवा दिया करेगा। चाचा चाची गाँव में मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, इसलिए मैं गाँव की गलियों में अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता था क्योंकि यह गलियों में खेलने वाले दोस्त ही मुझे अपने लगते थे। लेकिन जब से मैं शहर आया था यहाँ पर तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं इस बड़े से बंगले के अंदर कैद होकर रह गया हूँ। मुझ जैसे बच्चे से बाहर सारे काम करवाए जाते थे। इसी तरह मेरी उम्र बढ़ती चली गई। चाचा जी हर दूसरे तीसरे महीने अपने दोस्त से मिलने के लिए यह शहर आते जाते थे मगर मुझे नज़र उठाकर देखते भी नहीं थे। कभी उन्होंने मेरे हाल चाल तक नहीं पूछते थे। बस हमेशा अपने दोस्त से बातचीत करते और उससे मेरे हिस्से के सारे पैसे लेकर गांव चले जाते थे। मैंने कई बार उनको
कहा भी था कि मैं भी आपके साथ गांव जाना चाहता हूं, मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी थी। उनका दिल पत्थर का बन गया था। बैठे बिठाए उनको ढेर सारे पैसे मिल रहे थे। यह बंगला बहुत बड़ा था। इस घर में जो परिवार रहता था यह बहुत अमीर लोग थे, गरीबों पर बहुत दया किया करते थे, इसलिए मुझ जैसे गरीब बच्चे के कामकाज के बहुत खुश हुए थे। यही वजह थी कि जितने पैसे चाचा के दोस्त को मिलते थे उतने ही पैसे मुझे भी मिलते थे। वो जवान आदमी के हवाले सारा काम कर दिया करते थे। मालिकों की नज़र से बचते ही अपने हिस्से का सारा काम भी वो मुझसे ही करवाया करते थे और ख़ुद बैठकर आराम करते थे। ज़िंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। धीरे धीरे मेरी उम्र 18 साल हो गई। अब अगर मेरे चाचा शहर मेरे हिस्से के पैसे लेने आते तो मैं उनको बोल दिया करता था कि मैं यहाँ पर बहुत मेहनत करता हूँ, मेरी सारी मेहनत की बद कमाई आप अपने पास नहीं रखोगे। चाचा जी कहते थे कि लगता है अब तेरे मुँह में ज़बान भी आ गई है। मैंने तुझे यहाँ इस नौकरी पर लगवाया है तो मैं ही तुझे इस नौकरी से हटवा भी सकता हूँ। उस दिन पहली बार मैंने चाचा जी से दो टूक बात की थी और कहा था कि अब मैं वो मासूम बच्चा नहीं हूँ जो आपकी सारी बातें रह गया था। मेरी उम्र 20 साल हो गई थी। मैं यहाँ के लोगों के सारे काम किया करता था। अब यहाँ पर मेरी सैलरी पहले से भी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि अपने चाचा के दोस्त के हिस्से के भी सारे काम मैं खुद कर लिया करता था। उन्होंने मुझसे कहा भी था कि तुम्हारी नज़र में अगर तुम्हारे जैसा ही कोई वफादार नौकर हो तो ऐसे ही एक दो नौकरों को और हमारे बंगले में नौकरी पर लगवा देना, क्योंकि बंगला बड़ा है और काम ज़्यादा है। मगर मैंने सोचा कि मैं हर नौकर के बदले का काम खुद कर लिया करूँगा, जिससे मुझे ज़्यादा मुनाफा होगा। यही वजह थी कि मैं बंगले के अंदर चला जाता था और कड़ी मेहनत करने के बाद सारे ही नौकरों का काम अकेले ही किया करता था। वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे यहाँ रहते हुए पूरे 5 साल हो गए थे, इसलिए वहाँ के लोग भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। कई साल मैंने इस बंगले में नौकरी की। उस बंगले की जो सबसे बड़े मालिक थे, जो उन चारों भाइयों के पिता थे, उनके मरने के बाद बंगले का माहौल बहुत ख़राब हो गया था। पिता के मरते ही चारों भाइयों ने अपनी प्रॉपर्टी अलग कर ली थी, बंगला किसी और के हवाले कर दिया था। अब जिसने बंगला ख़रीदा था वह यूपी में रहता था, इसलिए बंगला ज़्यादातर खाली ही रहता था। यह बंगला बिक जाने से सबसे ज़्यादा नुकसान मेरा हुआ था, क्योंकि मैं तो सबसे यहाँ इस शहर में आया था। मैं ज़्यादातर इस बंगले में ही रहा था और यही के सारे कामकाज किया करता था। अब मैं पूरी तरह से अकेला रह गया। जितने पैसे मेरे पास थे बस उन्हीं से अपना गुजारा कर रहा था। सारे नौकर अपने अपने घर जाने लगे, फिर मजबूरन मुझे भी वहाँ से निकलना पड़ा था। अब मुझे कहीं ना कहीं नौकरी तलाश करनी ही थी। जो नौकर मेरे साथ काम किया करते थे, मैंने उनसे बातचीत की और उनसे कहा कि तुम लोग जहाँ नौकरी पर जाओ मुझे भी वहीं नौकरी पर लगवा देना। उन्होंने कहा था कि अभी तो हमें भी कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन नौकरी मिला तो तुम्हें ज़रूर बताएंगे। वह लोग चले गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। मेरे दोस्त रहने का भी कोई ठिकाना नहीं था। कुछ दिन तो मैंने सड़कों पर गुजारे थे। मैं इधर उधर भटकता रहता था। लोग मुझे भिखारी समझने लगे थे, इसलिए थोड़ी बहुत भीख भी दे जाते थे। मैं उन पैसों को रख भी लिया करता था। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तो लोग की दी हुई चंद पैसे भी बहुत बड़ी नियमत लगने लगती है। यही वजह थी कि मैंने बड़ी मुश्किल का समय गुजारा था। मुझे सड़कों पर भटकते हुए लगभग 1 महीना गुजर गया था, जब मेरे साथ का एक नौकर जो मेरे साथ पहले काम किया करता था, मेरी मुलाकात उससे हो गई। उसने मुझसे कहा कि यार, मैं तुझे कितने दिनों से ढूंढ रहा था। आज फुटपाथ पर मैंने तुझे देखा तो तेरी याद आ गई। सोचा तुझे बता देता हूँ कि मैंने तेरी और अपनी नौकरी की बात भी कर ली है। मैं उसे देखकर चौंक गया। मैंने कहा क्या सच में मेरी नौकरी की बात हो गई है? तो वो कहने लगा कि हाँ हाँ, नौकरी की बात तो मैंने पिछले हफ्ते ही कर ली थी, मगर तू मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। मैंने कहा यार, वहाँ पर हमारे रहने का बंदोबस्त होगा ना? तो वो कहने लगा यह तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। वैसे मेरा तो रहने का बंदोबस्त हो गया है। मेरी बहन यहाँ पर रहती है, मैं उसके घर पर रह रहा हूँ। तूने क्या सारा समय सड़कों पर ही गुजारा है? तेरा अगर इस शहर में कोई अपना हो तो तू भी उसी के घर रह लेना। अब मैं उसे क्या बताता कि मेरा शहर में क्या, मेरा इस पूरी दुनिया में कोई अपना नहीं है। वो मुझे अपने साथ लेकर उस जगह चला गया था जहाँ उसने नौकरी की बात की थी। यह भी बहुत बड़ा बंगला था। यहाँ पर तो पहले से भी ढेर सारे नौकर नौकरानियाँ मौजूद थी, जबकि ज़्यादा काम होने की वजह से ज़्यादा ही नौकर नौकरानी की ज़रूरत होती है। यहाँ पर हम दोनों की नौकरी लग गई थी। मैंने उससे कहा था कि किसी भी तरह मेरे रहने का बंदोबस्त करवा दे। मैं सड़कों पर कैसे रहूँगा? मेरा यहाँ 1 महीना बड़ी मुश्किल से गुजरा है, क्योंकि मेरे पास मेरा थोड़ा सा सामान भी था और मेरे हालात भी बहुत बुरी हो गई थी। उसने वहाँ के पुराने और वफादार नौकर से बात की
तो उसने मालिक से बात करके कह दिया था कि बंगले के पीछे ही नौकरों के लिए छोटे छोटे क्वार्टर बने हुए हैं, उसमें से क्वार्टर की चाबी तुम्हें दे दी जाएगी। मगर मैं वहाँ पर नहीं रह सकता था क्योंकि उसने रहने का बंदोबस्त पहले से ही अपनी बहन के यहाँ किया था। एक रात तो जैसे तैसे मैंने बंगले के बाहर रहकर गुजार ली थी, लेकिन अगले ही दिन मुझे क्वार्टर की चाबी दे दी गई थी और मैंने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया था। अगले ही दिन हमें काम भी बता दिया गया था कि हमें क्या काम करना है। मेरे साथ का नौकर को तो ज़्यादातर बाहर का काम बताया था, सामान लाने ले जाने का, जबकि मुझे घर के अंदर ही छोटे मोटे काम दे दिए गए थे। अभी मैं नया नया था इसलिए मुझे कम काम बताए गए थे। मुझे पैसे भी यहाँ ठीक ठाक मिल रहे थे। इसी तरह मुझे 1 महीना गुजर गया था। कुछ दिन नौकरी करने के बाद मोनीस तो यहाँ से हट गया था और फिर यहाँ मेरा काम भी बढ़ा दिया गया था और पैसे भी बढ़ा दिए गए थे। यहाँ के काम करने में मुझे ज़्यादा मेहनत का सामना नहीं करना पड़ता था क्योंकि मैं पुरानी जगह भी यही काम किया करता था। यह बंगला एक बिजनेसमैन आदमी का था जो करोड़पति था। इस बंगले में ज़्यादा लोग नहीं रहते थे। मालिक और मालिक का बेटा, उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी जो ज़्यादा बड़ी नहीं थी। दोनों बाप बेटे मिलकर अपने बिजनेस को संभाल रहे थे। सबकी ज़िंदगी बड़े ऐशो आराम से गुजर रही थी। आखिरकार उनकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मैं ज़्यादातर घर के अंदर के काम करता था, इसलिए घर में सबके बिहेवियर को धीरे धीरे बहुत अच्छे से जान गया था। मुझे इस बंगले में नौकरी करते हुए लगभग 6 महीने गुजर गए थे। इन लोगों को धीरे धीरे मुझ पर भरोसा होने लगा था। वैसे तो यहाँ पर कदम कदम पर कैमरे भी लगे हुए थे क्योंकि बंगले के अंदर कोई भी धोखे से भी किसी तरह की कोई गलती नहीं कर सकता था। बाहर ढेर सारे गार्ड मौजूद थे। बंगला पूरी तरह से सिक्योरिटी की देख रेख में था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था जब एक दिन मैंने देखा कि दिव्या बेबी बहुत रो रही है और अपनी मम्मी से ज़िद कर रही है कि वो बाहर लेकर चले, मगर मालकिन उसे लेकर जा ही नहीं रही थी क्योंकि उस समय उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने उन्हें आराम बताया था। मैंने दिव्या बेबी से बात की और उनसे कहा कि वह क्यों रो रही है। जब उन्होंने मुझे बताया कि वह बाहर जाना चाहती है, उनका आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। अब मैं उन्हें बंगले से बाहर तो नहीं ले जा सकता था क्योंकि अगर मैं दिव्या बेबी को बंगले से बाहर लेकर जाता तो मेरी अच्छी तरह से धुलाई हो सकती थी। शायद दिव्या बेबी को मेरा बाहर ले जाना किसी को अच्छा नहीं लगता। आखिरकार यह बड़े लोग थे और बड़े लोगों के बच्चे तो ज़्यादातर निगरानी में ही रहते हैं। मैंने दिव्या बेबी से कहा कि वह फिक्र ना करे, मैं आपके लिए आइसक्रीम लाकर दे देता हूँ। जब मैं बाहर से आइसक्रीम उनके लिए लेकर आया तो उन्हें बहुत पसंद आई थी। दिव्या बेबी भी बहुत ही खूबसूरत और कम उम्र की मासूम बच्ची थी। वो ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी, वो बेहद मासूम थी। बस उसी दिन से मेरी और दिव्या बेबी की बातों का सिलसिला शुरू हो गया था। उन्हें जो भी काम होता वह ज़्यादातर मुझसे ही करवाया करती थी। दिव्या में भी मुझसे बातें करके बहुत खुश रहती थी। यह बात मालकिन को भी बहुत पसंद आई थी। उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलती, सारा दिन अपने दिमाग किताबों में लगाए रहती है। मैं भी अपनी बेटी को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती। मेरी बेटी तुम्हारे साथ बहुत कंफर्टेबल फील करती है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि मेरी बेटी से इस घर में उसका कोई दिल लगाने वाला है। मालकिन मुझ पर भरोसा करती थी, इसलिए वो सारे ही काम दिव्या बेबी के मुझसे ही करवाया करती थी। दिव्या बेबी को भी अब मेरी बहुत आदत हो गई थी। अब वो मुझसे अपने काम करवाने के साथ साथ मेरे साथ फ्री टाइम में खेला करती थी। मेरे साथ खेलने पर उन्हें बहुत अच्छा लगता था क्योंकि अभी तक कोई ऐसा नौकर नहीं था जो दिव्या बेबी के इतने करीब आ गया हो। हर महीने मुझे यहाँ पर जितने भी पैसे मिलते थे वो सारे ही पैसे मैं अपने पास रखता था क्योंकि पुराना बंगला जब से छोड़ा था तब से ही मुझे अपने चाचा जी से तो छुटकारा मिल गया था। मैं जानता था कि ज़रूर चाचा जी वहाँ गए होंगे ताकि मेरी मेहनत की कमाई ले सके, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी नहीं रहता था। ज़रूर अब की बार वह बहुत पछता रहे होंगे। उन्होंने मुझे ढूंढने की कोशिश तो नहीं की होगी क्योंकि उन्हें मुझसे कोई मोहब्बत नहीं थी और ना ही मेरी कोई फ़िक्र थी, इसलिए अब धीरे धीरे मैं भी उनको भूल गया था। एक बार रात का समय था जब मैं अपने क्वार्टर में गहरी नींद में सो रहा था, जब अचानक मेरे क्वार्टर का दरवाज़ा खटखट बजने लगा। दरवाज़ा बजने की आवाज़ से मैं घबरा कर उठा था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो रात के समय एक गार्ड आकर मुझे जगाया था। मैंने उसे घबरा कर पूछा कि क्या हुआ है भाई, इतनी रात को मेरा दरवाज़ा क्यों बजा रहे हो। वो कहने लगा कि तुम्हें बंगले में मालकिन ने बुलाया है अभी और इसी समय, हमारे साथ चलो। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गया था। ना जाने बंगले में ऐसी क्या परेशानी आ गई थी जो रात के समय मुझे बंगले में बुलाया गया था। मैं झट से उठा, मैंने अपने क्वार्टर का दरवाज़ा बंद किया और मैं गार्ड के साथ चल दिया था।
जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि रात के समय मालकिन और साहब अपनी बेटी दिव्या बेबी को लिए हॉल में ही बैठे थे। उन्होंने कहा कि देखो न रितेश, हमारी बेटी तुम्हें बहुत याद कर रही है। तुम इससे सारा दिन खेलते रहते हो, यह तुमसे बहुत हिल मिल गई है, हर वक्त तुम्हें याद करती रहती है, कहती है कि तुम इसके दोस्त हो। अभी भी उसे नींद नहीं आ रही थी और यह रोते हुए यही कह रही थी कि उसे तुम्हारे साथ खेलना है। इसने तुम्हारे साथ खेलने की जिद लगा ली है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने अपनी बेटी की किसी ख्वाहिश को पूरा नहीं किया। वैसे तो हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी कि रितेश भैया सारा दिन घर के काम करते हैं, अब रात का समय है, उन्हें आराम करने दो, यह समय उनके आराम करने का है, वो इस समय गहरी नींद में सो रहे होंगे। मगर इसने हमारी एक न सुनी। अब तुम ही इसे समझाओ कि यह समझ जाए और हमें भी सोने दे। इस बात पर मेरी हंसी छूट गई थी। मुझे तो लगा कि बंगले में शायद कोई बड़ी परेशानी आ गई है, मगर असल परेशानी तो दिव्या बेबी की थी। थोड़ी देर तक उनका दिल रखने के लिए मैंने उनके साथ खेल लिया था और फिर उसके बाद मैंने उन्हें सोने के लिए कहा था। वो थोड़ी देर के बाद अपने कमरे में जाकर आराम से सो गई थी। अगले दिन जब मैं बंगले में आया तो मैंने मालकिन से दिव्या बेबी के बारे में पूछा था। मालकिन ने मुझे दिव्या बेबी के कमरे में जाने की इजाज़त दे दी थी और उन्होंने कहा था कि जाओ तुम दिव्या को जगाओ तो वह जाग जाएगी। इस समय सुबह के 11 बज रहे हैं। अगर वह ज़्यादा समय तक सोती रही तो फिर रात को देर से सोएगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि जगा दो, तुम्हारी आवाज़ सुनकर जल्दी जाग जाएगी। मैं उनकी बात सुनकर दिव्या बेबी के कमरे में चला गया था। जैसे ही मैंने दिव्या बेबी के कमरे का दरवाज़ा खोला तो यह देखकर मेरी आंखें दिव्या बेबी पर जमकर रह गई थी, क्योंकि वह सोती हुई बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इतनी खूबसूरत कि अब मेरी नीयत उन पर फिसलने लगी थी। उन्होंने वाइट कलर की छोटी सी फ्रॉक पहनी हुई थी, उनके घुटने से ऊपर आ रही थी। उनकी पूरी टांगें मुझे साफ साफ नज़र आ रही थी। मेरा मन कर रहा था कि बार बार मैं उनकी टांगों को देखता रहूं। मैं धीरे धीरे उनके करीब जा रहा था और उनकी टांगों को छूने वाला था कि अचानक एक नौकरानी ने झट से दरवाज़ा खोला था और मैं घबरा कर पीछे हुआ था। अब मैं दिव्या बेबी को जब भी देखता था मेरी उन पर नीयत ख़राब होने लगती थी। कहते हैं ना कि मर्द की फितरत भी बड़ी ख़राब होती है। जब उसकी नीयत गंदी होने लगती है तो वह अपनी हवस पूरी करने के लिए किसी मासूम पर भी नज़र डाल देता है। मेरा हाल भी कुछ इसी तरह का हो गया था। अब मैं हर बार दिव्या बेबी को इसी नज़र से देखने लगा था। वो मेरे साथ खेलती तो मैं चोरी चुपके उन्हें टच करने की कोशिश करता था। मैं उनके साथ बिल्कुल बच्चा बन जाता था। यही वजह थी कि मैं उन्हें बहुत पसंद आने लगा था और वो हमेशा मेरी आदी हो गई थी। मालकिन भी मुझसे ही कहती थी कि तुम ही ज़्यादातर मेरी बेटी के काम किया करो, तुम्हारे होते हुए वो मुझसे किसी काम की जिद नहीं करती। मालकिन अब ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ लगी रहती थी। यही वजह थी कि उनकी बेटी का ध्यान मेरी तरफ से लगने पर वो बहुत बेफिक्र रहने लगी थी। हमेशा अपने दोस्तों को पार्टियां करने के लिए घर बुलाती रहती तो कभी बेफिक्री से उनके साथ शॉपिंग पर चली जाती थी। इधर मैं दिव्या बेबी का बहुत ख्याल रखता था। उन्हें लगता था कि घर में जगह जगह पर कैमरे लगे हुए हैं और उनकी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी वजह से वह अपनी बेटी की तरफ से मेरे होते हुए और भी ज़्यादा बेफिक्र रहने लगी थी। मगर वो ये नहीं जानती थी कि कभी कभी हम जिस पर बहुत भरोसा करते हैं वो भी पल भर में हमारा भरोसा चकनाचूर करने के लिए काफ़ी होता है। वे अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं बेबी जी पर गंदी नज़र ना डालूं। वो मासूम सी बच्ची है, मुझे कभी उसके बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, मगर मेरे दिमाग में हमेशा उनको देख देख कर ऐसे ख्याल आते ही रहते थे। ऐसा करना बहुत बड़ा पाप था। मुझ पर चढ़ती जवानी थी, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा था। अब मैं दिव्या बेबी को हमेशा अकेली जगह में ले जाने की ताक में रहता था और धीरे धीरे उन्हें छूने की कोशिश करता था। मैं उन्हें छूता तो उन्हें बहुत गुदगुदी होती थी और वो ज़ोर ज़ोर से हंसा करती थी, इसलिए मैं उन्हें और ज़्यादा तेज किया करता था। वो मासूम सी बच्ची थी, यह नहीं जानती थी कि मैं उसके साथ क्या कर रहा हूँ। एक बार मैंने दिव्या बेबी से नाराज़ होने की एक्टिंग की थी। मैं देखना चाहता था कि मेरे उदास होने पर दिव्या बेबी का क्या हाल होने वाला है, क्योंकि मैं कई बार मालकिन से सुन चुका था कि दिव्या बेबी को मेरे बिना रहने की आदत नहीं है। खैर, ज़्यादातर सारा दिन हम दोनों एक साथ ही होते थे। मैंने दिव्या बेबी से कहा कि मैं आपसे नाराज़ हूँ, मैं हमेशा आपके लिए कितने सारे काम करता हूँ, मगर आपने आज तक कभी मेरे लिए कोई काम नहीं किया। दिव्या कहने लगी कि बताओ ना रितेश भैया, मैं आपके लिए क्या करूं जिससे आप मुझसे खुश हो जाओगे। मैंने कहा कि मुझे कोई अच्छा सा गिफ्ट दे दो, मैं खुश हो जाऊंगा। आज तक मुझे कभी किसी ने नहीं दिया, मैं चाहता हूं कि आप मुझे कोई गिफ्ट दे दो। तो वो कहने लगी कि आप फिक्र मत करो, मैं आपके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लेकर दूंगी जिससे आपकी बहुत हेल्प हो सकेगी। मैंने उससे कहा कि अगर तुमने मुझे गिफ्ट नहीं दिया तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा, अपनी कही हुई बात याद रखना। दिव्या बेबी ने कहा कि मैं आपसे वादा करती हूँ कि कल आपको गिफ्ट ज़रूर दूंगी।
अगले दिन उसने मुझे एक ऐसा गिफ्ट दिया जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। वो अपने पापा के साथ जाकर मेरे लिए कपड़े खरीद कर लाई थी। उसने कहा कि आप हमेशा पुराने कपड़े पहनते हो, कभी मैंने आपको स्मार्ट कपड़ों में नहीं देखा, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इन्हें ज़रूर पहनना। मैंने उन्हें बहुत शुक्रिया कहा था। सच में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी ने इतनी मोहब्बत के साथ मुझे तोहफ़ा दिया था। उसका तोहफ़ा मैंने दिल से कबूल कर लिया था। वह इतनी अच्छी थी कि मुझे भैया भैया कहकर बुलाती थी। उसके माता पिता भी मुझ पर बहुत भरोसा करते थे। फिर भी मेरी शैतानी दिमाग में अजीब सा फितूर सवार था। ना जाने क्यों मैं उसकी इज्जत ख़राब करने की प्लानिंग अपने दिमाग में बना रहा था। खैर, मैं दिव्या बेबी के कमरे में चला आया था। अब उनकी हर सुबह मुझे देखकर ही होने लगी थी। उस दिन जब मैं दिव्या बेबी के कमरे में गया था, मैंने देखा था कि उन्होंने पिंक कलर का गाउन पहना था। वो बेहद सुंदर लग रही थी और सो नहीं रही थी, बल्कि नौकरानी उन्हें तैयार कर रही थी। जब से मैंने उन्हें समझाया था कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि सुबह देर तक सोने से सेहत खराब हो जाती है, आज फिर से मेरी नज़र उनके गोरे गोरे बाजू पर गई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू किया था। मैं उनसे थोड़ी देर बातचीत करने के बाद बंगले से बाहर किसी काम का बहाना लेकर निकल आया था। मैं एक मेडिकल स्टोर पर चला गया था। वहां जाकर मैंने उनसे नींद की दवाई मांगी थी और उसे लेकर मैं अपने क्वार्टर में चला आया था। मैंने दवाई बड़े ही संभाल कर क्वार्टर में ले जाकर रख दी थी और फिर मैं बंगले के कामों में बिजी हो गया था। शाम के टाइम पर जब दिव्या बेबी अपने टीचर से ट्यूशन पढ़ने के बाद फ्री हुई तो मेरे साथ बातों में बिजी हो गई थी। आज बातों ही बातों में मैंने दिव्या बेबी से कहा था कि लगता है अब आपको रात को नींद अच्छी आती है। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं, मुझे रात को नींद नहीं आती। मम्मी ने कहा है कि जल्दी सो जाया करो। बस मैं उनके कहने पर कमरे में जाकर बिस्तर पर आंखें बंद करके लेट जाती हूँ। मम्मी तो जैसे ही मेरे साथ सोने के लिए आती है, उनको नींद आ रही होती है, लेकिन मैं बार बार उनको बातों में लगाती रहती हूँ ताकि मेरा वक्त गुजर सके। मैंने कहा कि दिव्या बेबी, आपको रात को अपनी मम्मी पापा को तंग नहीं करना चाहिए। आप जानते हो ना कि आपके पापा भी काम से थके हारे घर आते हैं, उनको भी नींद लेनी होती है और आपकी मम्मी भी लोगों से मीटिंग करते करते थक जाती है। आप तो सारा दिन घर में रहती हो, इसलिए आपको थकान नहीं होती। वैसे भी बच्चों को रात को देर से सोने की और सुबह देर से जागने की आदत होती है। मैं आपकी परेशानी अच्छे से समझ सकता हूँ। एक काम क्यों नहीं करती, आप खामोशी से रात के समय अपने मम्मी पापा के सो जाने के बाद मेरे क्वार्टर में आ जाया करो, क्योंकि मुझे भी इतनी जल्दी नींद नहीं आती। मैं भी काफ़ी रात में सोता हूँ, बल्कि कभी कभी तो मैं सारी सारी रात जागता ही रहता हूँ। हम दोनों रात को खूब खेला करेंगे और एक दूसरे से बातें भी किया करेंगे। इस तरह आपका रात का टाइम पास भी हो जाया करेगा। मेरी बात सुनकर दिव्या भी बहुत खुश हुई थी। उन्होंने कहा था कि ठीक है, मैं आज रात को याद से आपके क्वार्टर में आ जाऊंगी। मैंने कहा लेकिन इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर आपकी मम्मी पापा या घर में किसी ने भी आपको मेरी क्वार्टर में आते हुए देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगा और सब लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि मैंने आपको बुलाया है। वो कहने लगी कि नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और चोरी चुपके आपसे मिलने के लिए आ जाऊंगी। यह कहकर वो बहुत खुश हुई। अब मुझे बड़ी बेसब्री से रात होने का इंतज़ार था। मैं अपने क्वार्टर में लेटा हुआ दिव्या बेबी के आने का इंतज़ार कर रहा था। देखना चाहता था वो आज रात मेरी क्वार्टर में आती है या नहीं। जब लगभग रात के 3 बजे का समय हुआ तो मेरे क्वार्टर का दरवाज़ा बजा। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोलकर देखा तो दिव्या बेबी थी। उनको झट से कमरे के अंदर कर लिया और दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। मैंने उनसे कहा कि आपको यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? तो वो कहने लगी कि नहीं, मुझे यहाँ आते हुए किसी ने नहीं देखा। सब लोग तो सो रहे हैं और बाहर गार्ड्स भी नहीं थे। रास्ता बिल्कुल साफ था, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए आ गई। चलो अब हम बैठकर खेलते हैं। वो मेरे साथ बिस्तर पर बैठ गई थी। मैं भी उसके पास जाकर बैठ गया और देखने लगा कि वो कितनी खूबसूरत और मासूम थी। सारी की सारी मासूमियत उसके चेहरे से झलक रही थी। अब मुझे अपने दूसरा पहलू आजमाना था। मैंने अपने तकिए के नीचे रखी दवाई को निकाला और दिव्या बेबी से कहा कि दिव्या बेबी, आप इतनी दूर से चल कर आ रही हो, आपको प्यास लगी होगी ना? तो वह कहने लगी कि नहीं, मुझे प्यास नहीं लगी है। मैंने कहा कि नहीं, आपको प्यास नहीं लगी, फिर भी आपको पानी पीना चाहिए। गर्मी का टाइम है, जल्दी जल्दी पानी पीने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती। वो मेरे कहने पर पानी पीने के लिए राजी हो गई थी। मैंने पानी में दवा मिला दिया और उसे दे दिया। वह पानी पीकर ग्लास टेबल पर रख दी और मैं दिव्या बेबी के साथ इधर उधर की बातें करने लगा था। अभी वो मेरे साथ बातें कर ही रही थी कि अचानक से उसकी आंखें चकराने लगी। वो इधर उधर देखने लगी, कहने लगी कि रितेश भैया, मुझे सब कुछ घूमता हुआ नजर आ रहा है। मैंने उसे संभालने की कोशिश की। अभी मैं उसे कुछ कहने ही वाला था
जब अचानक दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। मैं घबरा गया, इस समय कौन आया है? मैंने झट से दिव्या बेबी की तरफ देखा। मैंने कहा कि दिव्या बेबी, अगर किसी ने आपको यहाँ पर देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। दिव्या भी कुछ कहने की हालात में नहीं थी। मैंने उनसे कहा कि आप जल्दी से बेड के नीचे छुप जाओ। मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें बेड से उतारा और नीचे आराम से लेट जाने के लिए कहा था। मैंने कहा कि मैं देखता हूँ कि दरवाजे पर कौन आया है, जब तक आप यहाँ से मत निकलना, इसी तरह से लेटे रहना। मैं दरवाज़ा खोलने गया तो 2 गार्ड्स आए थे। उन्होंने कहा कि दिव्या बेबी कहाँ है? मैंने चौंकते हुए कहा कि दिव्या बेबी, वो तो यहाँ नहीं आई। क्या कुछ हुआ है क्या? और तुम लोग इस तरह क्यों उसे तलाश कर रहे हो? वो बंगले के अंदर अपने माता पिता के साथ सो रही होगी। वह कहने लगा कि दिव्या बेबी अभी कुछ देर पहले अपनी मम्मी के साथ सो रही थी, उधर ढूंढते रहे थे। फिर वो लोग बंगले से निकलकर आसपास के मोहल्ले में भी देखने गए। जब मैंने देखा था कि लगभग सारे ही लोग दिव्या बेबी को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल गए, तो मेरे पास मौका बहुत अच्छा था। अभी सवेरा भी नहीं हुआ था। जैसे ही मैं अपने क्वार्टर में आया और मैंने बिस्तर के नीचे झांक कर देखा तो यह देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि वो तो बेड के नीचे आराम से सो रही थी। मैंने उन्हें बाहर निकाला, उन्हें जगाने की बहुत कोशिश की, मगर उनकी आंख तो खुल ही नहीं रही थी। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि आखिर दिव्या बेबी के साथ ये क्या हुआ? वह होश में क्यों नहीं आ रही? फिर मुझे याद आया कि मैंने दिव्या बेबी को नींद की दवाई दी है। वो सुबह से पहले होश में नहीं आ सकती। इसका मतलब यह है कि वह इस समय पूरी तरह से बेहोश है। खैर, सबका ध्यान हटते ही मैं खामोशी से दिव्या बेबी को गोद में लिया और गार्डन में ले जाकर पौधे के बीच डाल दिया था, क्योंकि घर के अंदर मालकिन मौजूद थी। उनके सामने मैं उसे बंगले के अंदर नहीं ले जा सकता था। और फिर मैं खामोशी से बाकी सब लोगों के साथ शामिल हो गया था, ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। सुबह जब रोशनी फैली तो किसी की नज़र गार्डन में पड़ी। दिव्या बेबी पर गई तो वहाँ पर हड़कंप मच गया था और इस तरह से दिव्या बेबी उनको मिल गई थी। मगर मुझे डर लग रहा था कि कहीं होश में आने के बाद दिव्या बेबी अपनी मम्मी पापा को मेरे बारे में सब बता दिया कि वो मेरे क्वार्टर में आई थी, तो ना जाने क्या होगा। मैं अपनी इस हरकत की वजह से बहुत डर रहा था, क्योंकि मैंने बहुत ही घटिया हरकत की थी और अब मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। ये लोग तो मुझे जेल करवा सकते थे। भले ही मैंने उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, मगर अब वह होश में नहीं आ रही थी। जिस तरह से मैंने उसे गार्डन में ले जाकर डाला था, वह इसी तरह से पड़ी हुई थी। अभी तक वह होश में नहीं आई, तो उन्हें फ़ौरन ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहां जाकर पता चला कि उन्हें ड्रग्स की हैवी डोज दी गई है। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने तो उनको ड्रग्स नहीं दी थी, वो मासूम बच्ची थी। ज़्यादा ड्रग्स मिलने की वजह से होश में नहीं आ रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि अगर 24 घंटे से पहले पहले होश में नहीं आई तो कोमा में भी जा सकती है। घर के सारे ही लोग बुरी तरह से रो रहे थे। कोई नहीं जानता था कि रात के समय उनकी बेटी के साथ क्या हुआ था, मगर मैं सब कुछ जानता था। लेकिन मैं इस बात से अनजान था कि ड्रग्स दिव्या बेबी को किसने दी थी। मैंने तो उन्हें नींद की दवाई दी थी। मुझे याद आया कि नींद की दवाई तो मैं मेडिकल स्टोर से लेकर आया था, और आजकल हमारे शहर में ड्रग्स बहुत सप्लाई की जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेडिकल स्टोर वाले ने मुझे गलती से नींद की दवाई की जगह ड्रग्स की गोलियां दे दी थी। इस बारे में सोचकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। अब मुझे दिव्या बेबी की फिक्र होने लगी थी। मैं अपने आप को बुरी तरह से कोस रहा था। जिस परिवार ने मुझे इतना प्यार दिया, मुझ पर इतना भरोसा किया कि अपनी बेटी को मेरे भरोसे छोड़ दिया था, मुझ जैसे घटिया इंसान ने उनकी मासूम बेटी के साथ गलत करने के बारे में सोचा भी कैसे। अब वो बेचारी मेरी वजह से ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये लोग बहुत अच्छे थे। कभी उन्होंने मुझे अपने नौकर नहीं समझा था, और ना ही लोगों का बिहेवियर किसी भी नौकर के साथ गलत होता था। यहाँ तक कि दिव्या बेबी भी मुझे अपना अच्छा दोस्त और भाई मानती थी। फिर भी मैंने ऐसा किया। इन माता पिता का रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा था। अपनी इकलौती बेटी के लिए लोगों का हाल बहुत बुरा हो रहा था। इन सब का जिम्मेदार मैं ही तो था। मैं रोते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि वो किसी भी तरह दिव्या बेबी की जान बचा ले। मैं कभी भी उनकी क्या किसी के भी साथ गलत करने के बारे में नहीं सोचूंगा। मैं अपनी गलतियों की बेहद माफ़ी मांग रहा था। मैंने शायद सही समय पर अपने पापों की माफ़ी मांग ली थी, इसलिए ऊपर वाले ने दिव्या बेबी की ज़िंदगी तो बख्श दी थी, क्योंकि दिव्या भी होश में तो आ गई थी। मगर डॉक्टर ने बताया कि दिव्या बेबी अपना दिमागी संतुलन खो बैठी है। उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसे कुछ याद नहीं, बल्कि वह गुमसुम
सी रहती थी। काफ़ी समय तक उनका इलाज चला था। दिव्या बेबी के घर वाले उनके लिए बहुत परेशान रहते थे। आखिरकार वह घर की रौनक थी। उसकी ऐसी हालात का जिम्मेदार मैं था। बस मैं यही सोच सोच कर उनके लिए परेशान होता रहता था, खुद को दिन रात गालियाँ देता रहता था। उस दिन के बाद से मैंने दिव्या बेबी का और भी ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया था। मैं हमेशा दिव्या बेबी को वक्त पर दवाइयाँ देता था, भगवान से उनके लिए प्रार्थना करता रहता था, उनके घर वालों को तसल्ली देता रहता कि दिव्या बेबी ठीक हो जाएगी। भगवान ने मेरी कड़ी मेहनत के बाद उनका ज़्यादा ख्याल रखने की वजह से और उनके माता पिता ने उनका बेस्ट डॉक्टर से इलाज करवाया था। इसी वजह से वह लगभग 2 साल बाद ठीक हो गई और जो पहले हो चुका था उसके बारे में उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं दिव्या बेबी को धीरे धीरे छूने के लिए जा रहा था और अचानक से दरवाज़ा बज गया था। उस दिन अगर गार्ड दरवाजे पर ना आते तो शायद मैं उस मासूम बच्ची की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर देता। भगवान की कृपा से उसकी ज़िंदगी बच गई और उसकी इज्जत भी मेरे हाथों से बच गई। शायद आज मैं अपनी इस गलती के लिए बहुत पछता रहा होता, लेकिन आज भी अपनी उस गलतियों के लिए बेहद पछता रहा हूँ जो मैंने कई साल पहले की थी। यह बात भी क्लियर हो गई थी कि मेडिकल स्टोर वाले ने जल्दबाजी में मुझे नींद की दवाई के बजाय ड्रग्स की गोलियां दे दी थी, क्योंकि वो मेडिकल की आड़ में ड्रग्स सप्लाई करता था। उस हादसे के कुछ दिनों बाद मेडिकल पर भी पुलिस ने छापा मारा तो वहाँ से काफ़ी ड्रग्स बरामद हुई थी। उस पूरे मेडिकल को सील कर दिया गया था और मेडिकल व्यापारी को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था। इस बात को काफ़ी साल गुजर गए। दिव्या बेबी का ख्याल रखने में मैंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। यही वजह थी कि उन लोगों ने मुझे अपने घर का पर्सनल नौकर बना लिया था और यही वजह थी कि उन्होंने मेरी शादी एक नौकरानी की बेटी के साथ करवा भी दिया। दिव्या बेबी भी अब जवान हो चुकी है, लेकिन आज तक उन्हें उस रात के बारे में कुछ याद नहीं और ये राज भी सब लोगों से अभी तक छुपा हुआ है कि दिव्या बेबी के साथ उस रात क्या हुआ था, वो कहाँ गई थी, उसकी हालात का जिम्मेदार कौन था। मालिक और मालकिन ने दिव्या बेबी से कई बार यह बात पूछने की कोशिश की। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर दी गई थी कि पुलिस अपने तरीके से इस बारे में पता लगा पाए, मगर उस रात के बारे में कभी किसी को कुछ पता नहीं चल सका। इस तरह मुझे अपनी इस गलती का एहसास भी हुआ और मैंने भी ठान लिया कि किसी का भरोसा तोड़ने से पहले अपने अंजाम के बारे में सोच लेना चाहिए। आज मेरे पास 3 बेटियां हैं और अपनी बेटियों को घर से निकालने से पहले मैं हमेशा अपनी उस गलती के बारे में सोच लेता हूँ जो मैंने की थी। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं मेरी बेटियों के साथ कुछ गलत ना हो जाए। मैं दिल से अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे मेरी गलती की सज़ा कभी पलट कर ना मिले। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।